हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा की शादी को महज 2 दिन हुए थे, लेकिन इन 2 दिनों में सीमा ने नोटिस किया कि उसका ससुराल तो उसके मायके से भी ज्यादा अनोखा है, क्योंकि ना जल्दी उठने की टेंशन और ना ही किसी काम की टेंशन। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि सीमा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उसका ससुराल है। एक रोज सुबह के करीब 10 बजे सीमा की माँ गीता का कॉल आता है। सीमा, कैसी है बेटा? घर पर कामकाज हो गया? अरे माँ, आप भी ना इतनी सुबह सुबह फोन करती हो। अभी तो मैं उठी भी नहीं हूँ। रखो, मैं बाद में फोन करती हूँ आपसे। क्या तू अभी तक सो रही है? अरे तूने तो मुझे बदनाम करवाने का जिम्मा ही उठा रखा है। तेरी सास भी मुझे ही गालियाँ दे रही होगी। अब इधर सीमा की फोन काटते ही सीमा की माँ गीता सीमा की सास को फोन लगाते हुए खुद से कहती है, यहाँ तो मैंने जैसे तैसे निकाल लिया, लेकिन कल को इसकी सास ने इस निकम्मे को घर से निकाल दिया तो 2 बच्चों के साथ कहाँ को जाएगी ये? अभी इसकी सास को कहती हूँ अच्छे से खातिरदारी करे इसकी। समधन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? घर में सब कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते समधन जी, यहाँ सब ठीक है। आप बताइए, कैसे याद किया इतने दिनों पर? सीमा ने कोई शिकायत तो नहीं की? अरे नहीं नहीं, उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मैं ही आपसे ये कहने के लिए फोन कर रही हूँ कि अब तक सोई हुई है। आप उससे काम करने के लिए कहा कीजिए ना। अरे समधन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्ची है, यही उम्र है उसके सोने खाने घूमने की। अब नहीं करेगी तो कब करेगी ये सब नादानियाँ? मेरी भी एक बेटी है समधन जी। तो आप ये कह रही हैं कि उसके भी सोने की उम्र है? शिव शिव शिव, मेरी बेटी ने ना जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो उसे आप जैसी सास मिली है। अच्छा, तो समधन जी मैं रखती हूँ फोन। वो जरा मैं बहू को चाय दे दूँ। अब इतना बोलने के बाद ही कांता फोन काट देती है और गीता ये सब सुनकर अपने पति किशोर से कहती है, सुनिए जी, जितनी आपने अपनी बेटी अनोखी पैदा की थी ना, उतना ही उसका ससुराल अनोखा मिला है उसे। उसकी सास को फोन किया कि उसे काम करवाया करो समधन जी, तो कहती कि अब बच्चे सोएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं तो कब करेंगे ये सब। एक हमारी सास थी जो सुबह के 4 बजे ही हंटर लिए खड़ी रहती थी। अब सीमा की सास सीमा को बेड पर ही चाय दे आती है और सीमा भी चाय पीने के बाद सो जाती है। और अब करीब 12 बजे दोपहर को सीमा सोकर उठती है। इधर कांता विमला से बातें कर रही थी। अब विमला सीमा को देखकर कांता से कहती है, लगता है बहू की सुबह अब हो रही है। क्या बात है बहू, ऐसी किस्मत नसीब वालों को मिलती है। सही कह रही है विमला तू, वरना हमारी सास तो हमें सोता देख लेना तो 10 काम और बता देती थी। कभी हमें बहू से बेटी का दर्जा दिया ही नहीं, ऐसा लगता था बंधुआ मजदूर हैं हम। अब सीमा कुछ समय बाद ही कांता के पास आती है और कांता से कहती है, माँ जी, खाने में क्या बनाया है? कुछ अच्छा सा खाने का दिल हो रहा है। खाने में तो कद्दू की सब्जी रोटी बनाई है, लेकिन तुझे तो ये पसंद नहीं है ना, मैगी बना दूं? कांता, ये तू कैसी बात कर रही है? तूने तो अपनी बहू को कतई सर पे चढ़ा रखा है। अरे विमला, अगर इसकी जगह मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसके लिए ये सब नहीं करती क्या? अब अगले ही रोज सीमा कहीं बाहर जाने के लिए निकलती है। तभी विमला दूर से ही कांता को देख रही होती है, जो एक शॉर्ट्स वाली लड़की को बाय बोल रही थी। तभी उसके जाने के बाद ही विमला कांता के पास आती है और कांता से कहती है, कांता, अभी जिस मैडम को तू बाय बोल रही थी वो कौन थी? कौन थी का क्या मतलब? मेरी बहू सीमा ही थी, मार्केट गई है। अरे कांता, शादी को 10 दिन भी नहीं हुए तेरे बेटे के, और तेरी बहू तो ऐसे बाहर जा रही है जैसे सालों से यहीं रह रही है। ये सब तू क्या कर रही है कांता? अरे आज के बच्चे हैं, कौन ही इन्हें समझाए? और आज ही अपने मन की नहीं करेंगे तो क्या तेरी और मेरी उम्र में करेंगे ये सब? अब कांता के मुंह से ये सब सुनने के बाद ही विमला अपने घर जाते हुए खुद से कहती है, जैसी सास अनोखी वैसे ही बहू अनोखी, और खूब जम रही है इन सास बहू की। अब देर शाम कांता किचन में काम कर रही होती है कि तभी एक लड़के का आना होता है और वो आते ही कांता से कहता है, जी ये सीमा का घर है, मैं सीमा का दोस्त हूँ, क्या मैं मिल सकता हूँ सीमा से? अरे आओ बेटा, बैठो बैठो, मैं भी बुला देती हूँ सीमा को। तुम क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो चुकी है। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने बिना बताए शादी कर ली। मैं तो तुमसे प्यार करता था ना। लेकिन अब क्या? अब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती ना, तो चलो अभी के अभी यहाँ से निकलो। अब इतना सुनने के बाद ही वो लड़का अपने मन में सोचता है, मुझे छोड़ के जाएगी ना? अब आएगा मजा, जब इसकी सास इसे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देगी। क्या कहा था इसने मुझसे?
कि मेरा पति तुझसे ज्यादा कमाता है। अब पता चलेगा इसे। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, उसने मेरे बेटे से शादी कर ली तुम्हें धोखा देकर। आंटी जी क्या बताऊं मैं आपको कि इसने मेरे साथ कितना गलत किया था। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया था आंटी जी। बेटा आज का समय ना कलयुग का है, लोग एक दूसरे के साथ छल कपट करके ही आगे बढ़ रहे हैं। आंटी जी या तो ये मेरे साथ चलेगी या मैं यहीं पे अपनी जान दे दूंगा। बेटा ऐसा है, मेरे भी 4 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और लड़कों को प्यार व्यार नहीं होता। वो तो रहा गेट का रास्ता, तो तुम्हारे घर जाने के लिए तुम निकल लो यहाँ से। आंटी जी आप समझ नहीं रही हो, ये आपके बेटे को मार देगी। जब ये मेरी नहीं हो पाई तो ये किसी और की क्या होगी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे पति के सामने आकर ये डायलॉग मारा था, फिर क्या मेरे पति को गुस्सा आया, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को ही धो दिया। मैं चलता हूँ आंटी जी, बहुत अनोखा परिवार है आपका। ठीक से जाना बेटा, चाय नाश्ता भी नहीं किया तुमने। अब उस लड़के के जाने के बाद कांता सीमा को देखकर कहती है, बहू होता है, ये सब जिंदगी तो है, कोई नहीं, ऐसे लड़कों को मैं लाइन पर लाना अच्छे से जानती हूँ। कांता और उसकी बहू सीमा दोनों की सोच तो एक दूसरे से मिल ही रही थी, लेकिन उन्हें देखने वाला बस यही कहता था कि क्या अनोखा परिवार है। अब अगले ही रोज सीमा की माँ गीता का फोन आता है। सीमा, कल अपने घर में पूजा और हवन रखवाया है, तो अपनी सास पति सबके साथ समय पर घर आ जाइयो। ठीक है माँ, हम सब समय पर आ जाएंगे पूजा में। अब अगले ही रोज सीमा की सास कांता और उसका पति रोहित सीमा के मायके पहुंचते हैं। तभी गीता बाहर आती है और शॉर्ट्स में कांता को सीमा समझकर कहती है, सीमा तू यहाँ डिस्को में नहीं आई है, तेरी माँ ने घर में पूजा रखवाई है। अरे समधन जी, ड्रेस में क्या रखा है, आपकी सीमा यहाँ है। समधन जी ये आप हैं? मैंने तो सोचा मेरी नालायक औलाद ऐसे काम कर सकती है, लेकिन यहाँ तो मेरी औलाद को नालायक बनाने वाली ही खुद ये सब कर रही है। कुछ कहा क्या समधन जी आपने? सीमा, रोहित, बेटा आओ अंदर चलो। अब अपने दामाद को देखकर गीता हैरान होती है, क्योंकि रोहित ने अपनी पत्नी वाली शॉर्ट्स टी शर्ट पहनी हुई थी। और अब गीता सीमा का हाथ पकड़कर उससे कहती है, तूने पहले ही मेरे मोहल्ले में नाक कम कटवाई थी क्या, जो अब ये सब कर रही है? किस जन्म का बदला ले रही है सीमा तू अपनी माँ से? माँ हम पूजा में आए हैं, भगवान भी हमारी भक्ति देखेगा, ना कि हमारे कपड़े, ऐसा माँ जी कहती हैं। उसी माँ जी ने तो तुझे इतना बिगाड़ा है, 23 साल तक तुझे पाला पोसा बड़ा किया, और तेरी सास ने 23 घंटे में तुझे बिगाड़ कर रख दिया। माँ अपनी बेटी को कभी खुश नहीं देख सकती हो क्या आप? चलो अब अंदर। हे भगवान, क्या अनोखी बहू बनाया तूने मेरी बेटी को, वैसे ही ससुराल भी मिला है उसे। अब हर्षिता कॉलेज के एग्जाम में पास होने की खुशी में हलवाई की दुकान पर जाती है और वहाँ रखी सभी मिठाइयों को देखते हुए उसकी नजर कोने में पड़े छोटे रसगुल्लों पर जाती है और वो दुकान के मालिक को आवाज लगाते हुए कहती है, हलवाई अंकल, ओ हलवाई अंकल, कहाँ हो? अरे दुकान पर कोई है या नहीं? उसकी आवाज सुनते ही काउंटर पर मोहित नाम का एक लड़का आता है और उससे कहता है, जी आपके हलवाई अंकल तो यहाँ नहीं है, आप मुझे बताइए क्या चाहिए आपको। ओहो, अभी मिठाई की दुकान पर भाजी तो मांगूंगी नहीं, मिठाई ही लेने आई हूँ। हाँ लेकिन मिठाई का नाम बताएंगी तभी तो दूंगा ना, बताइए क्या चाहिए। कलाकंद, बर्फी, काजू कतली, लड्डू? ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस 1 किलो गुलाब जामुन दे दीजिए। ठीक है अभी देता हूँ। हर्षिता फोन में बिजी हो जाती है और मोहित उसे गुलाब जामुन पैक करके दे देता है और वो पैसे देकर चली जाती है। कुछ देर में जब वो घर आती है तो जाते ही अपनी माँ को जोर से गले लगाती है। तभी उसकी माँ राम प्यारी कहती है, हाय दैया, तू गले लगा रही है कि मुझे दबोचकर मारने की कोशिश कर रही है, छोड़ मोए। ओहो माँ, मैं तो आपको खुशी से गले लगा रही हूँ, ये लो मिठाई खाओ, मैं पास हो गई। हाय राम जी, तो चमत्कारी हो गयो, मेरी लल्ली पेपरन में पास हो गई। लाला मिठाई ला। हाँ खा लो, लेकिन पहले मुझे खिलाना, वो क्या है ना, मेरी फेवरेट मिठाई है। तभी हर्षिता से मिठाई का डब्बा लेकर राम प्यारी उसे खोलती है और उसमें से एक गुलाब जामुन निकाल कर उसे खिलाने लगती है। जैसे ही हर्षिता मिठाई खाने के लिए मुंह खोलती है तो मिठाई देखकर कहती है, 1 मिनट, ये तो काले वाले हैं, मैंने उस चपड़ गंजू को सफेद वाले देने को कहा था। यही मैं भी सोच रही थी, तुझे तो सफेद बालों भातो है, जे काले वाले कहाँ से उठा लाई? ओहो,
इस मिठाई वाले की तो सफेद दिखाकर काला पैक कर दिया। माँ, अभी इसे वापस करके आती हूँ। अरे अरे ठहर जा, कहाँ को भागी चली? हर्षिता अपनी माँ की बात सुने बिना ही हलवाई की दुकान पर जाती है और उसके पीछे पीछे राम प्यारी भी वहाँ आती है। तो गुस्से में हर्षिता मोहित से कहती है, अरे इतना बड़ा मिष्ठान भंडार खोल कर बैठे हो, देख कर मिठाई नहीं दी जाती? मैंने कौन सी मिठाई मांगी थी और कौन सी थमा दी मुझे? जो कहा था वही तो दिया, गुलाब जामुन ही तो मांगे थे आपने। हाँ, लेकिन काले नहीं सफेद वाले कहे थे। सफेद गुलाब जामुन, ये मिठाई कौन बना गया? हाय दैया बेटा, वो जेदा रसगुल्ले की बात कर रही है और बैल बुद्धि की मनपसंद मिठाई है, लेकिन नाम से भी अनजान है। जे वो रसगुल्ले होवे है, गुलाब जामुन नहीं। अरे नाम में क्या रखा है? रसगुल्ले, याद नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, ये अकेले आपकी नहीं बहुत लोगों की दिक्कत है। अभी पक्का बताइए चाहिए क्या? मिठाई, वो भी सफेद वाली। तभी मोहित उसे रसगुल्ले पैक करके दे देता है और वो घर जाकर पहले खुद 2 रसगुल्ले खाती है और फिर अपनी माँ को खिलाती है। और अगले ही दिन डब्बे में से सारे रसगुल्ले हर्षिता टहलते हुए खा जाती है। हर्षिता को मिठाई में रसगुल्ले बहुत पसंद थे। हालांकि वो गुलाब जामुन और रसगुल्ले के नामों में कंफ्यूज हो जाया करती थी, जैसा कि आमतौर पर लोग हो जाया करते हैं, लेकिन स्वाद उसे रसगुल्लों का ही भाता था। एक रोज जब वो घर लौटती है तो देखती है कि उसका बड़ा भाई अखिल, जो कि ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, वो घर वापस आ चुका है। तो वो खुशी से कहती है, तो आप लौट आए। पता है माँ, मैंने आपको कितना याद किया। अच्छा वो सब छोड़ो, बताओ मेरे लिए क्या लाए? ओ महान आत्मा, मैं काम करने के लिए बाहर गया था, घूमने के लिए नहीं गया था जो वहाँ से तेरे लिए कोई निशानी लेके आऊँ। अरे तू तो कह रहा था कि जाके लिए कुछ खाने को लाया है गो, फिर कहाँ गए? माँ आप भी ना, आपने पहले ही बता दिया, थोड़ा तरसाने तो देती। अभी हो गया तो लाओ, क्या लाए हो खाने को? तभी अखिल अपने बैग से एक स्पंज रसगुल्ले का डब्बा निकालकर उसे देते हुए कहता है, ये ले तेरे मनपसंद रसगुल्ले, और लेकिन ये स्पंज वाले हैं जो यहाँ की दुकानों में नहीं मिलते। स्पंजी रसगुल्ले? अच्छा माँ, कटोरी चम्मच तो लाना जरा, मैं भी तो खा के देखूं। ओहो लल्ला, जाने 2 दिन पहले ही रसगुल्ले खाए होते, अभी तू भी जे रसगुल्ले ले आयो। हर्षिता एक बार में सारे न खाइयो, मैं कटोरी लाती हूँ। राम प्यारी किचन से कटोरी चम्मच लेकर आती है और तीनों एक साथ स्पंज रसगुल्ला खाते हैं। तभी रसगुल्ले को चबाते हुए हर्षिता कहती है, भैया ये स्पंजी रसगुल्ले को कितना चबाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है गाय की तरह जुगाली कर रही हूँ। सही कहते हैं लोग बाग, बंदर को अदरक भात होना है। अरे जे महंगे और बड़े वाले रसगुल्ले हैगे, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। ओहो माँ, मैंने कब कहा कि अच्छे नहीं हैं? देखो ना, मुंह में डालते ही चाशनी बाहर आ गई, पर बहुत मीठे हैं, मजा आ गया। तूने कभी खाए नहीं थे ना, इसलिए मैंने सोचा तेरे लिए लेके चलूं। ना ना, एक बहुत है, बाकी खाने के बाद खा लिए। लल्ला तुझे ना पता, जे अभी सारे रसगुल्ले लपेट जाएगी तो पता भी ना चलोगी, रसगुल्लों की चटोरी होगी है। इतना कहकर उसकी माँ रसगुल्ले का डब्बा उठाए रसोई की तरफ चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली शुमोना उसके घर लड्डू ले आती है और आवाज लगाते हुए कहती है, काकी की धौर है तुम। ए बंगाली सखी, कैसे आना हुआ? क्या लाई है? हाँ बोल, का हो गयो? काहे मुझे याद कर रही है बंगालन? काकी के मोना छो, हम आपको खुशी का लड्डू खिलाने आया है। वो हमारी बौदी को लड़का हुआ है, हम बुआ बन गया। अरे कम बुद्धि, वो बन गया ना बन गई हो तो है, एक ही बात होता है आंटी। ले हर्षिता लड्डू खा। ओ सुमोना, ये लड्डू ये नहीं खाती, लाना ही था तो रसगुल्ला लाती। उड़ी बाबा, रसगुल्ला तो हमारे बंगाल में एकदम भालो मिलता है। हम बंगाल जाएगा तो तुम्हारे लिए 1 हांडी रसगुल्ला लाएगा। बताओ अभी रसगुल्ले खाने के लिए मैं इसके बंगाल जाने का वेट करूं? तू तब तक लड्डू ही खिला दे। इतना कहकर वो झट से एक लड्डू उठाकर खा जाती है। शुमोना और उसकी माँ ये हरकत देखकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद हर्षिता मोहित की दुकान के पास से होकर गुजर रही थी। तभी उसकी नजर रसगुल्लों पर जाती है और वो खुद से कहती है, ओ वाओ, सफेद गोल गोल मिठास से भरे हुए रसगुल्ले कितने मस्त हैं। उस दिन इनके नाम के चक्कर में मैंने उस लड़के को बुरी तरह सुना दिया था, उससे जाकर सॉरी कहना चाहिए। तभी हर्षिता दुकान में जाती है तो उसे देखकर मोहित कहता है, अरे आप आज क्या लेने आई हैं? काले वाले रसगुल्ले या सफेद वाले गुलाब जामुन? चलिए, अपनी उस गलती की वजह से मैं आपको याद तो हूँ। वैसे मैं मिठाई लेने नहीं
आपसे उस दिन के लिए माफी मांगने आई हूँ। कोई बात नहीं, इंसानों से ही तो गलती होती है। लेकिन फिर भी अगर आप माफी चाहती हैं तो आपको मेरा बनाया केसर वाला रसगुल्ला खाना होगा। क्यों नहीं, रसगुल्ला तो कैसा भी खा सकती हूँ मैं, मना करती ही नहीं। तभी मोहित उसे एक केसर वाला रसगुल्ला खाने को देता है। कुछ देर में बातों बातों में दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। समय बीतता है और दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। अब जब भी हर्षिता को मिठाई लेनी होती तो वो मोहित की दुकान पर आ जाया करती। ऐसे ही एक दिन मोहित हर्षिता को कॉल कर एक रेस्टोरेंट में आने को कहता है। हर्षिता तैयार होकर वहाँ समय से पहले पहुँच जाती है। तभी कुछ देर में वहाँ मोहित सूट बूट में तैयार होकर आता है और घुटने के बल बैठ जाता है। ये देखकर हर्षिता शर्मा जाती है, लेकिन जैसे ही वो फूल की जगह एक छोटे से कपड़े से ढका हुआ मटका आगे करता है, हर्षिता हैरानी से उसे देखकर कहती है, इस मटके में क्या मैं चिल्लर रखूं? मटका देकर कौन प्रपोज करता है? अरे हर्षिता, हलवाई का बेटा हूँ, कुम्हार का नहीं। मटके से कपड़ा हटाकर देखो, तुम्हारे लिए एक छोटा मटका भर के बंगाल के बादाम वाले रसगुल्ले लाया हूँ। ये खाओगी ना तो झट से मेरे गले लग जाओगी। तभी हर्षिता मटके को अपने हाथ में लेती है तो वो ठंडा लगता है और उस पर रखा कपड़ा हटाती है तो उसमें बहुत सारे रसगुल्ले होते हैं। वो मटके में से एक रसगुल्ला निकाल कर खाती है और खुशी से मोहित को गले लगाकर कहती है, तुम्हारा ये रसगुल्ले वाला प्रपोजल मुझे मंजूर है। मोहित, आई रसगुल्ला यू। आई लव यू मेरी रसगुल्ला लवर। इतना कहकर दोनों मटके से एक एक रसगुल्ला निकालकर एक दूसरे को खिलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।